नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज वाणिज्य पोत परिवहन बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन बिल पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। मोदी सरकार का संकल्प, जम्मू कश्मीर आतंकवाद से होगा मुक्त। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने दिया अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। यूएस मार्केट में दिखा मिला जुला असर। दिल्ली एनसीआर में हो रही है झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश में फंसे 90 से अधिक लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक, गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसकी चर्चा हमेशा होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। कल राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के शासनकाल में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। विपक्ष के ऑपरेशन महादेव के नाम पर सवालों का गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्ध घोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूरे देश की जनता
कांग्रेस पार्टी को देख रही है, इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। अमरेंद्र, मॉनसून सेशन का 9वां दिन है आज, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या आज सदन के पटल पर ये विधेयक रखे जाएंगे? संध्या, देखिए, मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और अगर बात करें मॉनसून सत्र के 9वें दिन की तो आज खासा अहम माना जा सकता है। और अगर हम सबसे पहले बात करें लोकसभा के विधायी कार्यों की, तो जब अब से थोड़ी देर बाद जब 11 बजे लोकसभा प्रारंभ होगी तो 11 बजे सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, जहां पर संबंधित संसद सदस्य अपने क्षेत्रों से संबंधित सवाल सरकार से पूछेंगे और सरकार की तरफ से उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स होने हैं, कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स होनी है, इसके अलावा 0 आवर्स है और सबसे अहम आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट बिल है संध्या, जिसमें गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों को किस तरह से विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर एक बहुत अहम बिल है। और मैं आपको बता दूं कि दरअसल क्या मामला है कि गोवा एक छोटा राज्य है जहां पर विधानसभा की 40 सीटें हैं और जब 2001 की जो जनगणना है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि गोवा में सिर्फ 556 एसटी लोग रहते थे। 2022 में डिलिमिटेशन हुआ वहां पर और जो अभी 2 साल पहले यानी कि 2022 में जब वहां जनगणना हुई तो एसटी की जो कम्युनिटी की संख्या है वो हो गई है 1,56,000 के आसपास। और जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि हर जनजाति जाति को जो है विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले, इसके तहत गोवा राज्य की 40 विधानसभा सीटों में 4 सीटें जो हैं एसटी समुदाय के लिए रिजर्व कर दी जाए, इसको लेकर ये अहम बिल है। और आज जब ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को संसद में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे और ये उम्मीद की जाएगी कि इस पर लोकसभा में बहस होगी और विचार के बाद इसको पारित करा दिया जाएगा अगर इसमें ठीक ठाक चर्चा होगी तो। दूसरा एक अहम बिल मैं बताऊं कि मर्चेंट और शिपिंग बिल 2024 है और ये भी खासा अहम बिल माना जा सकता है। इसमें जो प्रेजेंट करेंगे केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रेजेंट करेंगे। और इस बिल की भी खासियत यह है कि जिस तरह से जो शिपिंग यार्ड्स और मर्चेंट को लेके जो नियम थे और जिस तरह से और स्वायत्तता देनी चाहिए थी उसको लेके ये अहम बिल है। और ये भी बिल जो है अगर समुद्र के मामले में बात करें और शिपिंग बिजनेस को लेके बात करें तो ये खासा अहम बिल माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी आज अहम विधायी कार्य संपादित किए जाने हैं। जब संसद भवन की कार्रवाई प्रारंभ होगी 11 बजे तो राज्यसभा में 12 बजे जैसा आपको पता है कि प्रश्नकाल होता है तो 12 से 1 प्रश्नकाल होगा। इसके अलावा शून्यकाल में कई संबंधित सदस्य अपने मुद्दों को उठाएंगे और उसमें के अलावा जो एक बिल है राज्यसभा में संध्या बहुत अहम है और वो भी सिप यानी कि पतन और वाटरसेज मिनिस्ट्री का है, जिसको भी सर्बानंद सोनोवाल रखने वाले हैं। और वो बिल है कि जो मालवाहक जहाज हैं उनको किस तरह से स्वायत्तता दी जाए उसको लेके है। और ये खासा अहम बिल संध्या इसलिए भी है कि जिस तरह से आपको पता है कि भारत सरकार लगातार पुराने कानूनों को समाप्त करके नए कानूनों में बदल रही है, तो ये बिल इसलिए भी एक बड़ा और ऐतिहासिक बिल है क्योंकि ये बिल जो है 1925 का बिल है। और इस बिल के तहत आपको बताऊं कि 1968 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था हेग में और उसके बाद 79 में यानी कि आज से करीब 45 साल पहले इस बिल में थोड़े से संशोधन हुए थे और अब 100 साल बाद संसद में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बिल को सरकार अमरेंद्र दोनों ही सदन में विधायी कामकाज तो सूचीबद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की रणनीति किस तरह से आज देखने को मिल सकती है? क्या आज भी वो हंगामे की किसी रणनीति के साथ सदन में पहुंचेंगे या फिर सुचारू रूप से वो विधायी कार्य को संचालित होने देंगे? देखिए संध्या, लगातार अगर आप बात करें मॉनसून सत्र के प्रथम हफ्ते की तो लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा था और विपक्ष की एक मांग थी
कि किसी भी तरह से बिहार में जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की जो मांग है उस पर चर्चा कराई जाए, और साथ में वो चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराई जाए। पिछले हफ्ते जो बीएससी की कमेटी की मीटिंग हुई, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया था कि 16 घंटे लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, जिसमें आपने देखा कि लोकसभा में जो चर्चा थी वो सुचारू रूप से चली। हालांकि विपक्ष ने हंगामा लगातार करता रहा कई मुद्दों पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वक्ता के तौर पर बोल रहे थे तो हर पहलगाम आतंकी हमले से लेकर और पूरी घटना का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। और वहीं अगर देखें तो 2 दिन यानी कि राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हुई, और कल जो है केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी इस पूरी घटना पे संसद में सब साफ तौर पे विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया और सरकार की स्ट्रेटेजी को भी दिया। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि ये जो तय हुआ था कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा के तैयार हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष की जो मांग है वो एसआईआर के मुद्दे पे, बिहार के एसआईआर के मुद्दे पे लगातार वो विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, और ये आज भी उनकी जारी रहेगी। और साथ में जिस तरह से ट्रंप का जो टैरिफ वाला मुद्दा है वो भी आज आपको सदन के गलियारे के अंदर और संसद भवन के परिसर के अंदर आपको नजर आएगा। यानी कि विपक्ष कहीं ना कहीं फिर से हंगामा करने की तैयारी में है, और अभी थोड़ी देर बाद जो है संसद सदस्य जो है अपना विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर में करेंगे। लेकिन उसमें से एक अहम बात मैं संध्या पहले बताना भूल गया, आज एक और अहम बिल राज्यसभा में, बिल नहीं कहेंगे इसको, रेजोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है एक्सटेंड करने की जो बात थी, तो कल आपने देखा कि लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया और उसके बाद इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। और आपको पता है कि किसी भी स्टेट में जब राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करना होता है तो कहीं ना कहीं संसद की मंजूरी लेनी होती है, तो लोकसभा से इसकी मंजूरी मिल गई है। और आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रेजोल्यूशन को रखेंगे, और जिसके तहत 13 अगस्त के बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड कर दिया जाए, इस रेजोल्यूशन पर चर्चा होगी और पास करा लिया जाएगा। तो अहम दिन है, अहम विधायी कार्य है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार, और देखिए एक अहम सवाल मैं आपको एक अहम कोट बताना चाहता हूं। कल गृह बिल्कुल मंत्री संक्षेप में अमरेंद्र जानना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि कल गृह मंत्री जी ने जब कहा कि आप लोग लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने पूरे वक्तव्य को रख दिया है, और जब राज्यसभा में मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनिए। इस पर विपक्ष के जो एलओपी हैं यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पूरे विपक्ष के साथ वॉकआउट कर जाते हैं, यानी कि उनको सरकार के जवाब और सरकार की कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने एजेंडे थे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है, और पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है कि विपक्ष किस तरह से नकारात्मक रवैये से काम करना चाहता है। देख रहा है कि किस तरह से लगातार हंगामे के साथ सत्र को, सदन को चलाए जाने की विपक्ष की पूरी तरह से रणनीति है। हालांकि एक मुद्दा, एक विषय जिसको लेकर के हंगामा विपक्ष कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर सरकार की तरफ से बहुत ही तरीके से और तारीखवार और आंकड़ों के साथ जवाब दिया गया है। तो शायद अब किसी तरह का कोई सवाल ना तो विपक्ष के पास बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ 18 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति एम्स देवघर के पहले और IIT-ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर, धनबाद और रांची में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और पनामा के उप विदेश मंत्री कार्लोस आर्टुरो होयोस भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल और पनामा के उप विदेश मंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत ने अगस्त 2025 में पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सफल अध्यक्षता की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से राज्य के 12 जिलों में मतगणना शुरू हो गई, जिसमें 32,580 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। देहरादून के रायपुर ब्लॉक से पहला नतीजा सामने आ गया है। ग्राम पंचायत चलचला से उषा देवी जीत गई हैं। कर्णप्रयाग के ओव्यागवाड़ गांव में चंद्रा चौधरी प्रधान पद पर विजयी रहीं। इस तरह दुवा गांव से महावीर रावत प्रधानी का चुनाव जीते गए प्रधानों के समर्थकों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। चमोली के जोशीमठ विकास खंड में जो पहला रुझान आया है, उसमें उर्गम क्षेत्र के भरकी गांव से चंद्रमोहन पवार प्रधानी का चुनाव जीत गए हैं। गांव में समर्थकों ने नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य भी किया। भारी बारिश के कारण आज के लिए अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। आज यात्रियों का कोई भी काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना नहीं होगा। यात्रा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बेस कैंप से तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इसीलिए भगवती नगर, जम्मू से बेस कैंप बालटाल और नुनवान की ओर किसी भी काफिले की आवाजाही की अनुमति नहीं दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा शुक्रवार 1 अगस्त से बालटाल मार्ग से जारी रहेगी। बालटाल मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने के 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यात्रा पूरी करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौटना पड़ता है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई है और 9 अगस्त को समाप्त होगी। इस समय जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जारी है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीसरे जत्थे के पुंछ पहुंचने पर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये यात्रा इस साल 27 जुलाई से शुरू हुई है। ये यात्रा 7 अगस्त तक जारी रहेगी। बात कर लेते हैं मौसम की। रात भर की बारिश से दिल्ली NCR तरबतर हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ जारी रह सकती है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग ने आज के लिए एक विस्तृत अलर्ट जारी किया है। इसमें देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताई गई है। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है। मंगलवार को विदिशा जिले में सुबह से शुरू हुई बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और करीब 16 घंटे तक अनवरत चली बारिश ने पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों और नालों के उफान पर आने से गांव और शहरों के बीच संपर्क टूट गया। शहर की गलियों से लेकर पौष कॉलोनियों तक पानी भर गया। यहाँ जो 90 लोग बारिश में फंसे थे, उन्हें होमगार्ड और SDRF की संयुक्त टीम ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया है। राजस्थान के अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों जैसे कोटा, बूंदी, टोंक, बारां, झालवाड़ और सवाई माधोपुर में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। चंबल ने कई जिलों में खतरे के निशान को पार किया। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमें तैनात हैं। राज्य सरकार ने अपील की है कि निचले इलाकों और जल भराव संभावित स्थानों से लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूस्खलन और नीचे इलाकों में जल भराव की आशंका जताई गई है। बुधवार को बारिश के चलते उधमपुर में जल भराव की स्थिति देखी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, नाहन, सिरमौर और कांगड़ा में लगातार बारिश के चलते
कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अपील भी की है कि स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। रुक करते हैं बिहार का। बिहार में सीएम नीतीश कुमार लगातार लोकहित के बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने अब राज्य भर की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में करीब 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। इसका फायदा राज्य की 1 लाख से ज्यादा आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलने वाली 300 रुपए की राशि को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। बिहार में कुल 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 आशा फैसिलिटेटर हैं और इनके द्वारा आज बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इन सभी लोगों के जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उस प्रोत्साहन राशि में आज एक साथ 3 गुना इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से दोनों वर्गों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशाली भी मजबूत होगी। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की सराहना भी की। बिहार में संपूर्ण टीकाकरण अभियान में 2002 में 18% था। ये साल 2024 में बढ़कर 90% तक पहुंच गया। इसमें भी आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को ही जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आशा और ममता कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। प्रोत्साहन राशि बढ़ा के 1,000 से 3,000 कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पूरे बिहार राज्य में जो 1,07,000 हमारी आशा बहनों का जो परिवार है, इस परिवार के लिए हमारे लिए आज बहुत ही बड़ी खुशी का पल है कि बिहार सरकार की ओर से हम लोग जो मांग किए थे, आज बिहार सरकार ने हम लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुधार हुआ है। पहले राज्य से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब बिहार दूसरे राज्यों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को तैयार है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और पुराने अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी कॉलेजों में बदला जा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से सीएम लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो राशि बढ़ाई है, एक स्वागत योग्य और शानदार कदम है। यह उनके कठिन परिश्रम का फल है और एनडीए डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम कर रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में और भी तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण और कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज सुबह रूस ने यूक्रेन के कीव शहर पर एक बड़ा हमला किया। यूक्रेनी राजधानी में 23 सेकंड के अंतराल में कई जगहों पर विस्फोट हुए। यूक्रेनी वायुसेना ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के हवाले से बुधवार रात से आज सुबह तक कई बार रूसी हवाई गतिविधियों की सूचना दी। इसमें ड्रोन और मिसाइल शामिल थे जो रात भर कीव की ओर बढ़ते देखे गए। रूसी सेना ने हाल के हफ्तों में पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की सीमा रेखा से दूर कस्बों और शहरों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना रूस में ऊर्जा और सैन्य स्थलों को निशाना बना रही है। रूस के संगठित हमलों के जवाब में इन हमलों ने कस्बों और शहरों को तबाह कर दिया है और इसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया है। खेल की खबरों में मैनचेस्टर टेस्ट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने द ओवल की बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे, यानी सीरीज बचाने के लिए अब भारतीय टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ओवल में वैसे भारत का रिकॉर्ड कोई बहुत खास नहीं रहा है और टीम ने यहां 15 टेस्ट में से सिर्फ
2 में ही जीत हासिल की है। हालांकि अच्छी बात यह है कि टीम को इस मैदान पर पिछली जीत विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 में मिली है। और न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।